हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकदम वीवीआई टॉपिक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसआरएस डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जब लेक्चर पढ़ा था तो उसमें कई बार एसआरएस का जिक्र हुआ था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का जिक्र हुआ था। तो हमने कहा था कि एसआरएस पे एक प्रॉपर लेक्चर बना दिया जाएगा और इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एसआरएस डॉक्यूमेंट तो डिस्कस करेंगे ही कि क्या होता है, साथ में उसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। मीन्स एसआरएस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस मैनर में एसआरएस डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, आखिर किस तरह का एक गुड एसआरएस होना चाहिए। तो आइए हम लोग एसआरएस से स्टार्ट करते हैं। So, a software requirement specification (SRS) is a document that captures complete description about how the system is expected to perform. Means एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रहता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड सिस्टम है उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, वो कैसे परफॉर्म करना चाहिए। The production of the requirements stage of the software development process is software requirement specification, also called as requirement document. रिक्वायरमेंट स्टेज का जो आउटपुट होता है, रिक्वायरमेंट स्टेज का जो प्रोडक्शन होता है, हमने देखा था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, वो क्या होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है, जिसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। This report lays a foundation for software engineering activities and is constructing when entire requirements are elicited and analyzed. हमने requirement elicitation पे एक separate lecture बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट का, ये क्या करता है, एक फाउंडेशन, एक बेसिक, एक नींव होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि इन्हीं रिक्वायरमेंट का यूज करके क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन भी ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है पिछले के 2-3 लेक्चर में। उसके डिफरेंट अप्रोच को देख लिया है, हाई लेवल अप्रोच, लो लेवल अप्रोच, है ना, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एसआरएस से ही क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन हमारा डिजाइन होता है और उस सॉफ्टवेयर डिजाइन का यूज करके डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपमेंट का अपना काम करते हैं। तो ये जो एसआरएस होता है ये एक अहम भूमिका निभाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। SRS is a formal report which acts as a representation of software that enables the customer to review whether it is according to their requirement. SRS जो होता है वो एक तरह से फॉर्मल रिपोर्ट होता है जो सॉफ्टवेयर के रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म पे वर्क करता है, ताकि यूजर, जो क्लाइंट हो हमारा, वो ये देख सके कि क्या हमने जो रिक्वायरमेंट बताया है वो उस तरह का एसआरएस है या नहीं, हमारे सारे रिक्वायरमेंट एसआरएस में लिखे हुए हैं या नहीं है। ऑल्सो इट कंप्राइजेज यूजर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिस्टम एज वेल एज डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। जो भी यूजर का रिक्वायरमेंट होता है उसका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, सारा चीज उसमें क्या होता है, एसआरएस में लिखा हुआ होता है। मीन्स एसआरएस में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए जो कि छूटना नहीं चाहिए। हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि एसआरएस कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ये सारे एसआरएस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। So the SRS is a specification for a specific software product. किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए ये एक स्पेसिफिकेशन होता है, प्रोग्राम और सेट ऑफ एप्लीकेशंस दैट परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शंस इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जो कि किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इट सर्व्स सेवरल गोल्स डिपेंडिंग ऑन हु इज राइटिंग इट। ये सेवरल गोल अपना क्या करते हैं, सर्व करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन इसको राइट कर रहा है, मीन्स कौन एसआरएस को क्रिएट कर रहा है। द एसआरएस कुड बी रिटन बाय द क्लाइंट ऑफ ए सिस्टम। सेकेंड, द एसआरएस शुड बी रिटन बाय डेवलपर ऑफ द सिस्टम। जो एसआरएस है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या तो वो क्या हो सकता है, किसी सिस्टम के क्लाइंट के द्वारा लिखा जा सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है कि एसआरएस कुड बी रिटन बाय डेवलपर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के डेवलपर के द्वारा लिखा जा सकता है।
The two methods create entirely various situations and establish different purposes for the document altogether. और ये दोनों सिचुएशन क्या करते हैं, बिल्कुल वेरियस अलग अलग पर्पस अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है, और इनका अलग अलग वे में यूज होता है. The first case, SRS is used to define the needs and expectation of the users. अगर कोई क्लाइंट SRS को क्या करता है, लिखता है, तो उस केस में क्या होगा कि SRS यूज्ड टू डिफाइन द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन. जो भी क्लाइंट का नीड है, उसका जो भी एक्सपेक्टेशन है सॉफ्टवेयर से, उसको वो डिफाइन करेगा. सेकेंड वे में अगर डेवलपर लिखता है तो क्या होगा, SRS इज रिटन फॉर वेरियस पर्पसेस एंड सर्व्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर. वो कस्टमर और डेवलपर के बीच में एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क करेगा. और ये एक MCQ भी है, ये एक VVI पॉइंट भी है कि कस्टमर और डेवलपर के बीच में एज अ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा डॉक्यूमेंट वर्क करता है, तो वो होता है SRS डॉक्यूमेंट. कि अगर कल को कोई विवाद हो गया तो क्या होगा, उसका जो समाधान होगा वो कैसे निकाला जाएगा, SRS डॉक्यूमेंट का यूज करके. क्योंकि SRS ही वो एक डॉक्यूमेंट है जो ये एक तरह से प्रमाणित करता है कि क्लाइंट ने बोला है कि इस रिक्वायरमेंट का हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, और उस पर क्लाइंट का भी मर्जी होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मर्जी होता है, ठीक है. दोनों का मिला जुला के लेखा जोखा SRS होता है. अगर हमने मान लीजिए सॉफ्टवेयर बना दिया और क्लाइंट एकदम से मुकर जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे में पैसा बर्बाद होगा, समय में जो बर्बाद होगा वो होगा ही. तो इस टाइम और कॉस्ट को बचाने के लिए और कोई तरह की झंझट ना हो, इसीलिए SRS डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है, जिसमें यूजर के सारे, क्लाइंट के सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं और क्लाइंट से एक बार रिव्यू करवा के उसका फीडबैक ले लिया जाता है. जो जो मॉडिफिकेशन उसमें चाहिए होता है वो मॉडिफिकेशन हो जाता है. आजकल तो प्रोटोटाइप दिया जाने लगा है, हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एकदम डिटेल में पढ़ा हुआ है. आप उस वीडियो को देखिए जाकर के, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, ठीक है. उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमने बताया है कि कैसे कैसे सारा काम होता है, ठीक है. तो आइए, ये था आपका SRS डॉक्यूमेंट, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. क्या होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ये एक स्टेप है. पहले होता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी, देन होता है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, देन होता है कि रिक्वायरमेंट, ये जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, और इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, वो होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो भी था वैलिडेशन. मीन्स इस SRS को वैलिडेट भी किया जाता है. तो SRS का भी ये एक पॉइंट है कि जब SRS क्रिएट हो जाता है तो इसे वैलिडेट किया जाता है. क्यों, हमने पढ़ा था उस लेक्चर में कि मे भी ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट हमारा कोई ऐसा मीन्स जो हमारा क्लाइंट है वो कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन अपना रख दे, या कोई अपना ऐसा बता दे फीचर जो कि पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो. तो वहाँ पे क्या होगा, फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो फेल हो जाएगा. या जो हमारे एनालिस्ट का टीम हो जो कि SRS को क्रिएट कर रहा हो, उनसे किसी तरह का इनकरेक्ट हो जाए, तो उसे वैलिडेट करने के लिए हम लोग एक फोर्थ स्टेप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में फॉलो करते थे, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, ठीक है. तो वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट था. SRS भी आप लोग समझ गए. अब हम लोग समझते हैं फॉर्मेट ऑफ SRS. जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, उसका फॉर्मेट किस तरह से प्रॉपर मैनर में होना चाहिए. तो आइए देखते हैं. इन ऑर्डर टू फॉर्म अ गुड SRS, ए गुड SRS होने के लिए दीज पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ गुड SRS. ये सारे पॉइंट्स कंसीडर होने चाहिए. दीज आर एज फॉलोज, मीन्स इंट्रोडक्शन, देन जनरल डिस्क्रिप्शन, देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन कंस्ट्रेंट्स, देन नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, प्रिलिमिनरी शेड्यूल एंड बजट, एंड लास्ट में अपेंडिसेस. तो आप बोलिएगा सर ये आप जल्दी जल्दी बोल दिए, समझ में नहीं आया. तो चलिए इन सभी को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इन सभी में क्या क्या होने चाहिए. तो कहीं नहीं जाना है आपको, अभी पूरा लेक्चर आप देखिए, समझ के जाइए, ठीक है. इधर उधर नहीं देखिए, फुल स्क्रीन में देखिए, ठीक है. चलिए, तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होगा, पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, मीन्स जो SRS है उसका पर्पस लिखा जाएगा. एट फर्स्ट, मेन एम ऑफ व्हाई दिस डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी एंड व्हाट्स पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट इज एक्सप्लेन्ड एंड डिस्क्राइब्ड. मीन्स इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पर्पस लिखा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आखिर क्यों नेसेसरी है, और इस डॉक्यूमेंट का जो पर्पस है उसे लिखा जाएगा. देन लिखा जाएगा इंट्रोडक्शन में ही स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट. इन दिस
ओवरऑल वर्किंग एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉक्यूमेंट, मीन्स जो ओवरऑल वर्किंग रहेगा डॉक्यूमेंट का और जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, एंड व्हाट वैल्यू इट विल प्रोवाइड टू द कस्टमर, कस्टमर को क्या प्रोवाइड करेगा, इज डिस्क्राइब्ड एंड एक्सप्लेन्ड। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड। ये डेवलपमेंट कॉस्ट और जो टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नहीं, इसका भी थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन में ही ओवरव्यू रहेगा। क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सप्लेन, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया जाएगा। इट्स सिंपली समरी और ओवरऑल रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ये एक समरी की तरह होगा, मतलब कि पूरा डिटेल में नहीं, ठीक है, एक समरी में इंट्रोडक्शन में लिखा जाएगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन किसी भी चीज का कैसा होता है कि पढ़ने से उसके ओवरऑल के बारे में पता चल जाए। किसी भी बुक है तो बुक का देखिएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहता है, ताकि अगर इंट्रोडक्शन कोई पढ़ ले तो उसे एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि अच्छा इस बुक में आखिर है क्या, इस बुक में कौन कौन से कंटेंट हैं। तो जस्ट वही यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, पर्पस लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट का, उस डॉक्यूमेंट का स्कोप, और देन छोटा सा एक ब्रीफ में ओवरव्यू दिया जाएगा समरी के तौर पे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होगा आपका वो होगा जनरल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद जनरल डिस्क्रिप्शन एसआरएस में। इन दिस general functions of product which includes objective of user, a user characteristics, features, benefits, about why its importance is mentioned। जनरल डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट का जनरल डिस्क्रिप्शन होगा, यानी यूजर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, बेनिफिट्स, ये सारा चीज उसमें क्या रहेगा, मेंशन रहेगा। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स फीचर ऑफ यूजर कम्युनिटी, जो भी उसमें जो यूजर है यूज करेगा हमारे सॉफ्टवेयर को, उसका क्या क्या फीचर होगा, वो सारा जनरल डिस्क्रिप्शन में क्या डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा। देन आपका होगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, इन दिस पॉसिबल आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम विच इंक्लूड्स इफेक्ट्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ प्रोग्राम इज फुल्ली एक्सप्लेन्ड। मीन्स जो भी क्या है, पॉसिबल आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो पॉसिबल आउटकम होगा विच इंक्लूड्स इफेक्ट ड्यू टू ऑपरेशन, मीन्स जो हमारा प्रोग्राम जब ऑपरेट कर रहा है तो क्या क्या उसमें ऑपरेशन के बाद इफेक्ट जो करेगा, हमारा जो पॉसिबल आउटकम होगा, वो सारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, मीन्स जो फंक्शनली रिलेटेड रिक्वायरमेंट रहेगा वो इसमें क्या मेंशन किया हुआ रहेगा। देखिए सीधी सी बात है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट ही तो लिखा हुआ है, तो बस रिक्वायरमेंट को अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जो फंक्शनली रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो रहेगा। ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखिए विच में इंक्लूड कैलकुलेशंस, डेटा प्रोसेसिंग एक्सेट्रा आर प्लेस्ड इन रैंक्ड ऑर्डर, उन सभी को रैंक्ड ऑर्डर में प्लेस कर दिया जाता है। देन इसके बाद आपका क्या होगा, इंटरफेस रिक्वायरमेंट। ध्यान दीजिए आप लोग सारे, पूछा जाता है आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है। इंटरफेस रिक्वायरमेंट क्या है, इन दिस सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस विच मीन हाउ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कम्युनिकेट्स विद ईच अदर। इसमें क्या किया जाएगा, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस का जो रिक्वायरमेंट होगा उसे डिस्क्राइब किया जाएगा। मीन्स जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेगा, है ना। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन वाला मामला आ गया, मीन्स कपलिंग और कोहेशन का जो मेजर होगा वो डिस्क्राइब यहाँ पे किया हुआ रहेगा। हम लोग कपलिंग और कोहेशन सेपरेट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यूजर्स either in the form of any language, code or message are fully described and explained, यानी जो कम्युनिकेट करेगा वो आइदर लैंग्वेज में हो, कोड में हो, मैसेज में हो, जैसे भी हो, इसमें क्या होगा, इसमें डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा। एग्जाम्पल्स कैन बी शेयर्ड मेमोरी, डेटा स्ट्रीम्स एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन के, जैसे शेयर्ड मेमोरी हो गया, है ना। जो भी अगर मान लीजिए हम स्टैटिक की बात करें तो जो स्टैटिक होता है वो क्या करता है, शेयर्ड मेमोरी होता है। सारे जो भी हमारे इंस्टेंस होते हैं वो स्टैटिक को एज ए शेयर्ड एक्सेस करते हैं। तो ये थोड़ा उप्स का कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ पा रहे होंगे आई होप। और देन उसके बाद होता है क्या, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होगा, इन दिस हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम परफॉर्म्स डिजायर्ड फंक्शंस अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन इज एक्सप्लेन्ड। मीन्स किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हमारा सॉफ्टवेयर
किस प्रकार से डिजायर्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है वो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ होगा, डिस्क्राइब किया हुआ होगा। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड मेमोरी, मैक्सिमम एरर रेट एक्सेट्रा। इसमें मतलब जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है इसमें परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट। देखिए आपको बस नाम याद रखना है, टर्म्स याद रखना है। इन सभी लाइंस को ऐसा नहीं है कि मतलब फुल स्टॉप को रट रहे हैं, ये वाली बात कंप्यूटर साइंस में नहीं होता है। इसमें आपको सिर्फ टर्म्स याद रखना है और आपको मेमोरी में टर्म्स का एक्सप्लेनेशन पता रहना चाहिए। बाकी आपको वर्ड अपने आप लिखा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको वर्ड को, सेंटेंस को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझने की जरूरत है। जैसे परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या करेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड जितना भी रिक्वायरमेंट है वो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा। जैसे रिक्वायर्ड टाइम, क्या रिक्वायर्ड टाइम लेगा हमारा सॉफ्टवेयर, रिक्वायर्ड मेमोरी जो लेगा, मैक्सिमम एरर रेट हो गया, ये सारा चीज परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में होगा। नेक्स्ट है आपका क्या, डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट से मीन्स क्या क्या, लिमिटेशन वगैरह होगा, है ना। तो टर्म्स से आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टेंट से सीधी सी बात है। तो इन दिस कॉन्स्टेंट्स विच सिंपली मीन्स लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल आर स्पेसिफाइड एंड एक्सप्लेन्ड फॉर डिजाइन टीम। डिजाइन टीम के लिए ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। आपको पता है सॉफ्टवेयर डिजाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। सो डिजाइन कॉन्स्टेंट्स में क्या होगा, जो भी लिमिटेशन, जो भी रेस्ट्रिक्शन डिजाइन टीम को फॉलो करना होगा, ठीक है, वो इसमें डिजाइन कॉन्स्टेंट्स में सारा डिस्क्राइब किया हुआ होगा। एग्जाम्पल्स में इंक्लूड यूज ऑफ अ पार्टिकुलर एल्गोरिथम। ऐसा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के लिए इसी एल्गोरिथम का यूज करना है, इसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, किसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का लिमिटेशन हो सकता है, ताकि डिजाइनर, जो डिजाइन टीम हो हमारी सॉफ्टवेयर डिजाइन की, उन्हें ये पता चल सके कि अच्छा हमें इसका यूज करना है, ये लिमिटेशन है या रेस्ट्रिक्शन है, हमें इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या होता है, इन दिस नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स आर एक्सप्लेन्ड दैट आर रिक्वायर्ड बाय सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर बेटर परफॉर्मेंस। इसमें जो भी नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे एक्सप्लेन किए हुए रहते हैं, जो बेटर परफॉर्मेंस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एन एग्जाम्पल में इंक्लूड सिक्योरिटी, पोर्टेबिलिटी, रिलिएबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। मीन्स ये सारे जो ये क्या है, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन ये क्या है, सारे रिक्वायर्ड हैं। एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, स्केलेबिलिटी, कैपेसिटी एक्सेट्रा, ये सारे नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। इनका मतलब क्या होता है आपको पता है, सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी कैसा, पोर्टेबिलिटी, हमारा सॉफ्टवेयर पोर्टेबल किस हद तक पोर्टेबल होना चाहिए, दूसरे इन्वायरमेंट में अगर जा रहा है तो कैसे पोर्टेबल होना चाहिए, ये सारा रिक्वायरमेंट होता है। और रिक्वायरमेंट लिखा हुआ रहता है, रिलिएबल है, रीयूजेबल हमारा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एप्लीकेशन कंपैटिबल हमारा किस किस, अगर हम ओएस की बात करें तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कौन कौन से इन्वायरमेंट में कंपैटिबल है, डेटा हमारा इंटीग्रिटी होना चाहिए, स्केलेबल है हमारा। ये सारा जो मतलब नॉन फंक्शनल जो भी एट्रीब्यूट्स है वो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा, सीधी सी बात है। इसके आगे फॉर्मेट में आपका क्या होता है, प्रिलिमिनरी शेड्यूल एंड बजट। मीन्स क्या, इन दिस इनिशियल वर्जन एंड बजट ऑफ प्रोजेक्ट plan are explained which include overall time duration required and overall cost required for development of the project। सीधी सी बात, इसमें क्या होगा, प्रिलिमिनरी मतलब क्या, जो इनिशियल, शेड्यूल समय, एंड बजट मीन्स कॉस्ट। जो इनिशियल बजट होगा, जो इनिशियल कॉस्ट होगा, वो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा, बात खत्म। लास्ट में देखिए, किसी भी बुक की भी अगर आप बात करें या किसी भी डॉक्यूमेंट की बात करें, लास्ट में आपको अपेंडिक्स लिखा हुआ मिलता है। मीन्स क्या, इसमें वो सारे सोर्सेस, वो सारे रेफरेंस रहते हैं, जहां से आपने जिन जिन रेफरेंस से आपने इसमें इस डॉक्यूमेंट को लिखा है या इस डॉक्यूमेंट में यूज किया है ना। आप लोग अगर किसी तरह का डॉक्यूमेंट, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोग अगर बनाए होंगे, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लास्ट में हम लोग रेफरेंस लिखते हैं कि हमने इस जगह से, अगर नेट से कहीं से कंटेंट उठाया तो हम उसका लिंक डालते कि हमने यहाँ से, उसका वेब एड्रेस डालते। अगर हमने किसी बुक से किसी पैराग्राफ को उठाया तो उस बुक का वो पैराग्राफ नंबर डालते कि हमने इस बुक से इसको उठाया है। वो सारा अपेंडिक्स में रहता है। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट का निशानी है। सो अपेंडिसेस में क्या होता है, इन दिस
एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड। अब ये चूंकि एसआरएस है, रिक्वायरमेंट है, तो कहाँ से आपने रिक्वायरमेंट को गैदर्ड किया है, डेफिनेशन ऑफ सम स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स अगर आपने यूज किया है उस पूरे एसआरएस डॉक्यूमेंट में तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्रोनिम्स वगैरह एब्रिविएशंस जो होंगे आर गिवन एंड एक्सप्लेन्ड, ये सारे एक्सप्लेन किए जाएंगे ताकि जो भी उस एसआरएस को पढ़े वो अच्छे से प्रॉपर मैनर में समझ सके। तो ये आपके 9 पॉइंट्स से जिन्हें लेकर आपको एक प्रॉपर एसआरएस क्रिएट करना है, आपको नहीं क्रिएट करना है, सिस्टम एनालिस्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, आपको बस ये समझ में रखना है, ये 9 पॉइंट को ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में आप जाएं तो एग्जाम में आपको सिस्टम एनालिस्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के लिए कि एक एसआरएस क्या होता है, एसआरएस का फॉर्मेट क्या होता है, समझ गए आप लोग। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स 6 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं गुड एसआरएस के। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, है ना, वेरीफाइबल होना चाहिए, मॉडिफाइबल। तो आइए सबको हम लोग समझ लेते हैं, छोटा छोटा टर्म्स है सारे। जैसे हमारा एसआरएस करेक्टनेस होना चाहिए, मीन्स करेक्ट होना चाहिए। अब टर्म्स है, टर्म्स का आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के जाना है। ठीक है, वहां पे एग्जाम में जाना है तो अपने से आप लिख सकते हैं, बस हम करें ना, आपको टर्म्स पता रहने चाहिए, अपने आप उसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है। अब करेक्टनेस में क्या है, यूजर रिव्यू इज यूज्ड टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड इन द एसआरएस। यूजर का रिव्यू लिया जाता है कि जो भी एसआरएस में रिक्वायरमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है। एसआरएस इज सेड टू बी करेक्ट, एसआरएस को करेक्ट कहा जाएगा तब इफ it covers all the requirements that are actually expected from the system। वो सारे requirements को कवर करता है जो कि एक्चुअली सिस्टम से एक्सपेक्टेड है। समझ रहे हैं आप लोग, तभी ना एसआरएस को कहा जाएगा। एसआरएस क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स हम उस सिस्टम से, जो डिजायर्ड सिस्टम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारा उसमें होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि एसआरएस हमारा करेक्ट है। अब कंप्लीट, तो कंप्लीटनेस होना चाहिए बिल्कुल एसआरएस में। तो कंप्लीट कब बोलेंगे, कंप्लीटनेस ऑफ एसआरएस इंडिकेट्स एवरी सेंस ऑफ कंप्लीशन, हर एक सेंस में कंप्लीट होना चाहिए, मींस इंक्लूडिंग द नंबरिंग ऑफ ऑल द पेजेस, हर एक पेज का जो नंबरिंग है, रिजॉल्विंग द to be determined parts to as much extent as possible, resolving the to be determined parts to as much extent as possible, as well as covering all the functional and non-functional requirements properly। means जो भी functional और non-functional requirement है सारे को प्रॉपरली कवर कर रहा हो, मीन्स प्रॉपर तरीके से वो कंप्लीट हो, कुछ भी उसमें छूटा हुआ ना हो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी हमारा एसआरएस होना चाहिए। इससे क्या अर्थ है, रिक्वायरमेंट्स इन एसआरएस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, जो भी रिक्वायरमेंट एसआरएस में उसे कंसिस्टेंट बोला जाएगा तब इफ देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, मीन किसी भी रिक्वायरमेंट्स के सेट में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड डिफरेंसेस इन टर्मिनोलॉजी यूज्ड एट सेपरेट प्लेसेस, है ना, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग प्लेस में टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट हो जाए। लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लाइक टाइम पीरियड ऑफ रिपोर्ट जनरेशन एक्सेट्रा। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, तब हमारा जो एसआरएस होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं, आगे है अनएम्बिगसनेस। बिल्कुल हमारा जो एसआरएस होना चाहिए वो अनएम्बिगस होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी इसे देखा था। सो एसआरएस इज सेड टू बी अनएम्बिगस, एक एसआरएस को हम लोग अनएम्बिगस बोलेंगे तब if all the requirements stated have only one interpretation, means उसका सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन का यहाँ पे अर्थ क्या होगा कि जो भी हमने रिक्वायरमेंट लिखा है वो बस एक सेंस में कहने का मतलब हो गया क्या कि जैसे अगर हमने किसी स्टेटमेंट को लिखा है तो उसका एक तरीका हमने लिखा है इम्प्लीमेंट करने का। सम ऑफ द वेज टू प्रिवेंट अनएम्बिगसनेस इंक्लूड द यूज ऑफ मॉडलिंग। अनएम्बिगसनेस को हटाने का या उसे प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, मॉडलिंग टेक्निक्स लाइक ईआर डायग्राम का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर रिव्यू और बॉडी चेक्स वगैरह का हम लोग यूज कर सकते हैं।
उसके बाद क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, रैंकिंग फॉर इंपॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी। ये देखिए वीवीआई, रैंकिंग फॉर इंपॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, देयर शुड ए क्राइटेरियन टू क्लासिफाई द रिक्वायरमेंट्स एज लेस और मोर इंपॉर्टेंस और मोर स्पेसिफिकली एज डिजायरेबल और इसेंशियल। मीन्स एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन सा रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा एकदम नेसेसरी है, ठीक है। तो उस तरह से रैंकिंग होना चाहिए एसआरएस में। एन आइडेंटिफायर मार्क कैन बी यूज्ड विथ एवरी रिक्वायरमेंट टू इंडिकेट इट्स रैंक और स्टेबिलिटी। एक क्या होना चाहिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आइडेंटिफायर मार्क होना चाहिए, है ना। मीन्स हर एक जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ कुछ आइडेंटिफायर मार्क होना चाहिए जिससे ये पता चल सके उसका रैंक, कि रैंक कहने का अर्थ क्या है कि वो कितना रिक्वायरमेंट वो नेसेसरी है, उसका इंपॉर्टेंस कितना है। मीन्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा उसे हाई प्रायोरिटी दिया जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ। तो एसआरएस में कुछ इस तरह का फीचर होना चाहिए। एसआरएस हमारा मॉडिफाइबल होना चाहिए। एसआरएस का कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडिफाइबिलिटी। मीन्स एसआरएस शुड बी मेड एज मॉडिफाइबल एज पॉसिबल। जितना अधिक आप उसको मॉडिफाइबल बना सकते हैं, ताकि शुड बी कैपेबल ऑफ इजिली एक्सेप्टिंग चेंजेस। जो भी चेंजेस हो सिस्टम में, जिस हद तक हो सम एक्सटेंट, उसे क्या कर सके, वो एक्सेप्ट इजिली कर सके। मॉडिफिकेशन शुड बी प्रॉपरली इंडेक्स्ड एंड क्रॉस रेफरेंस्ड। मॉडिफिकेशंस प्रॉपरली इंडेक्स्ड होने चाहिए, क्रॉस रेफरेंस्ड होने चाहिए, ताकि हमारा जो भी एसआरएस है वो उसे इजिली एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको नोट्स देखिए, हर एक नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स को डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को, उसे दोबारा पढ़िए, फिर से पढ़िए, उसका पीडीएफ निकलवाइए, पीडीएफ नहीं, पीडीएफ कैसे, हार्ड कॉपी निकलवाइए और पढ़िए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे। तो हमारा एसआरएस वेरीफाइबल होना चाहिए। मीन्स एसआरएस इज वेरीफाइबल इफ देयर एग्जिस्ट्स a specific technique to quantifiably measure the extent to which every requirement is met by the system। देखिए बहुत लंबा चौड़ा इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसको एकदम आसान भाषा में समझिए ध्यान से। ये हमारे एसआरएस को वेरीफाइबल कहा जाएगा तब, कब कहा जाएगा, तब इफ देयर एग्जिस्ट अ स्पेसिफिक टेक्निक, कोई स्पेसिफिक टेक्निक उसमें एग्जिस्ट करता हो। कौन सा, टू क्वांटिफाइबली मेजर करने के लिए, क्वांटिटी मेजर करने के लिए, किसका, द एक्सटेंट टू विच, जिस हद तक एवरी रिक्वायरमेंट इज मेट बाय द सिस्टम। सिस्टम में कौन सा रिक्वायरमेंट किस हद तक मेट कर रहा है, किस हद तक उसमें चाहिए, उसे वेरीफाई करने के लिए कुछ मेजर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कपलिंग और कोहेशन पढ़ा था, ध्यान है, तो वही यहाँ पे हुआ। मीन्स क्या, फॉर एग्जाम्पल ए रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग दैट द सिस्टम मस्ट बी यूजर फ्रेंडली इज नॉट वेरीफाइबल एंड लिस्टिंग सच रिक्वायरमेंट शुड बी अवॉइडेड। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, उसमें कहीं पे यह स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि द सिस्टम मस्ट बी यूजर फ्रेंडली। सिस्टम क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये वेरीफाइबल स्टेटमेंट नहीं है, इसे हम किसी टेक्निक की मदद से वेरीफाई नहीं कर सकते कि हमारा सिस्टम यूजर फ्रेंडली है क्या है। ये कोई मेजरमेंट का वे नहीं है, तो इस तरह का स्टेटमेंट हमें नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। लिस्टिंग सच रिक्वायरमेंट शुड बी अवॉइडेड, इस तरह का रिक्वायरमेंट को हमें अवॉइड करना चाहिए। देन है हमारा ट्रेसेबिलिटी। हमारा जो भी एसआरएस है वो ट्रेसेबल होना चाहिए। मीन्स वन शुड बी एबल टू ट्रेस अ रिक्वायरमेंट टू डिजाइन कंपोनेंट एंड देन टू कोड सेगमेंट इन द प्रोग्राम। हमारा रिक्वायरमेंट को कोई भी क्या कर सके, ट्रेस कर सके, और उसके बाद उसके कोडिंग को कर सके, उसका प्रोग्राम बना सके। सिमिलरली वन शुड बी एबल टू ट्रेस अ रिक्वायरमेंट टू द कोरेस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस। किसी कोरेस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस के लिए किसी रिक्वायरमेंट को आसानी से ट्रेस कर सके, ये हुआ ट्रेसेबिलिटी। देन है हमारा डिजाइन इंडिपेंडेंस। ये ध्यान दीजिए, ये एकदम वीवीआई टॉपिक है।
टॉपिक नहीं, वीवीआई पॉइंट है, डिजाइन इंडिपेंडेंस। मीन्स जो हमारा एसआरएस होना चाहिए वो डिजाइन इंडिपेंडेंस होना चाहिए, उसमें किसी इम्प्लीमेंटेशन की बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। मीन्स देयर शुड बी एन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम मल्टीपल डिजाइन अल्टरनेटिव्स फॉर द फाइनल सिस्टम। जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स की टीम है उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन, कि वो चूज कर सके डिफरेंट डिजाइन अल्टरनेटिव से कि फाइनल सिस्टम में हमें कौन सा डिजाइन अप्रोच का यूज करना है। मीन्स मोर स्पेसिफिकली हम लोग कह सकते हैं कि द एसआरएस शुड नॉट इंक्लूड एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। एसआरएस में किसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं होनी चाहिए। लास्ट एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग और देख लेते हैं। टेस्टेबिलिटी मीन्स ए एसआरएस शुड बी रिटन इन सच ए वे दैट इट इज इजी टू जनरेट टेस्ट केसेस एंड टेस्ट प्लान्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। एक एसआरएस ऐसे तरीके से लिखा होना चाहिए ताकि इससे हम लोग इजी वे में टेस्ट केस को जनरेट कर सकें। अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। एसआरएस देखिए, अब चूंकि एसआरएस बना है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, चाहे वो जमीन का हो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे ये सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट हो, उसे क्लाइंट भी पढ़ेगा और उसे ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है पढ़ लिया, क्लाइंट को समझ में आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ये जरूरी है कि ज़्यादा आप ये सब टेक्निकल टर्म का यूज इसमें ना करें। सो अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर, एन एंड यूजर मे बी एन एक्सपर्ट इन हिज स्पेसिफिक डोमेन। मीन्स एंड यूजर हो सकता है कि वो स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट हो सकता है, मे बी, बट माइट नॉट बी एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस। ये तो नहीं है कि वो कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट हो। हेंस द यूज ऑफ फॉर्मल नोटेशंस एंड सिंबल्स शुड बी अवॉइडेड टू एज मच एक्सटेंट एज पॉसिबल। जिस हद तक आप अवॉइड कर सकते हैं फॉर्मल नोटेशन और सिंबल वगैरह का यूज करना। द लैंग्वेज शुड बी केप्ट इजी एंड क्लियर। जो लैंग्वेज होनी चाहिए एसआरएस की वो एकदम क्लियर कट एकदम होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, ताकि जो हमारा एंड यूजर हो उसको समझ में आए कि एसआरएस में क्या लिखा हुआ है, जो हमने रिक्वायरमेंट बताया वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में उस रिक्वायरमेंट में लिखा है या नहीं, ताकि वो अपना फीडबैक देके फिर काम कंप्लीटली अपना कर सके। समझ गए आप लोग। आगे देखिए क्या लास्ट है हमारा, राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स हमारा जो एसआरएस होना चाहिए उसमें राइट लेवल एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए। इन द एसआरएस if the SRS is written for the requirement phase, अगर SRS रिक्वायरमेंट फेज के लिए लिखा जा रहा है, द डिटेल्स शुड बी एक्सप्लेन्ड एक्सप्लिसिटली। देन डिटेल क्या होना चाहिए, एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया हुआ होना चाहिए। वेयर एज फॉर अ फिजिबिलिटी स्टडी, अगर ये फिजिबिलिटी स्टडी के लिए लिखा जा रहा है, हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फर्स्ट जो स्टेप था वो फिजिबिलिटी स्टडी था, ध्यान दीजिए, उसमें हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे, डिटेल्ड में हम लोग नहीं लिख रहे थे। मीन्स fewer details can be used, उसमें fewer details, कम डिटेल यूज किया जा सकता है। hence the level of abstraction varies according to the purpose of the SRS। SRS का पर्पस है ना, the level of abstraction varies according to the purpose of the SRS। जो level of abstraction है SRS का वो वैरी करता है कि उसका कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सा उसका पर्पस है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज हमने क्या सीखा, आज हमने एसआरएस को कंप्लीटली खत्म कर लिया। एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है एक। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, गुड एसआरएस का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। देन हमने देखा कि एक गुड एसआरएस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, हमने इतने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि इतना एकदम लिख के ही आना है। हमने इतना आपको बताया है, आपको नोट्स में दे रहा हूं ताकि आप इतना पढ़ के जाएं। एग्जाम में जा रहे हैं, 4 नंबर में पूछा गया, आपने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया, 6 लिख दिया, तो वो एकदम सफिशियंट है, इनफ है कि आपको मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा 12, 13, 14, 15 कैरेक्टरिस्टिक, हाँ आपके पास समय है, 6 नंबर में पूछा गया है, 8 नंबर में पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 4 मार्क्स में पूछा गया कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसआरएस, आप उसमें बैठ के 2.5 पेज लिख रहे हैं, 3 पेज, तो कोई मतलब बनता नहीं है, आपको 5 तो नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में थोड़ा इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो
ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट से मोटिवेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।